नमस्कार दोस्तों। निबंध की अंतिम रणनीति क्या हो, अभी जो निबंध का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, कैसे उनको तैयार करना है और उनको तैयार करने के लिए जो पीडीएफ हैं, जो हमने पूरा नोट्स बनाया है, वो नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, उसको कैसे पढ़ना है। और निबंध में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, हम लोग तो टारगेट बनाए कि 150 पार नंबर कैसे लाना है, वो सब हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। 17 निबंध जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप पढ़ के ही जाइएगा, अगर आप उनको टच नहीं किए हैं तो एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, हिंदी में भी डाल दिए हैं, इंग्लिश में भी कई लोगों की डिमांड आई कि भैया इंग्लिश में कर दीजिए, तो उसको इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट करके भी डाल दिए। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधा, अगर पीडीएफ नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़िए। अगर आपके पास 5-10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा है तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पहली तो कौन कौन से टॉपिक हैं, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम निबंध में कैसे ला पाएँ, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो एक वीडियो हम लोग का है निबंध में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, उसको करीब 10 के व्यू मिल चुके हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगा, देखिए निबंध की ना मैं बहुत सारी कापियाँ देखा, आप लोगों को मैं बोला था कि अपना अपना निबंध भेजिएगा, क्या कमी है मैं देखूंगा। तो जो नंबर का एक सामान्य पैटर्न समझ में आया, देखिए पता सबको रहता है कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, लिखते सब हैं वही चीज़, बस पैटर्न किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को 35 मिलता है, किसी को 30 मिलता है, किसी को 28 मिलता है, ये डिफरेंस है। जिसको 35 मिला उसका 140 हो गया, जिसको 30 मिला उसको 120 मिल गया, मतलब 20 नंबर का फर्क तो सीधा सीधा आ गया। तो ये नंबर का फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ना नंबर ज़्यादा उसको मिल रहा है जो ज़्यादा पॉइंट लिख रहा है। पॉइंट मतलब शुरू में आप हेडिंग डाले, फिर उसका 1 2 3 4 पॉइंट बताए, फिर एक हेडिंग डाले उसका 4 पॉइंट बताए, फिर हेडिंग डाले फिर 4 पॉइंट बताए। ऐसे जितने ज़्यादा आप डायमेंशन को कवर करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिल रहा है। आप एक ही चीज़ लगातार बताओगे ना तो नंबर नहीं मिल रहा है। अगर महतारी वंदन योजना है तो उसकी कमियाँ क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, संभावनाएँ क्या हैं, प्रक्रिया क्या है, ऐसे अलग अलग पॉइंट बताइए। आप एक ही चीज़ बार बार लिखेंगे ना तो नंबर नहीं मिल रहा है। चेकर, आप ये समझिए कि चेकर एक कॉपी देखता है जिसमें 18 सब हेडिंग है, सभी को अलग अलग बताया गया है, पॉइंट पॉइंट में लिखा गया है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। और एक है जिसमें 10 सब हेडिंग है, तो 10 से 18 वाले को 4-5 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलना जायज़ है ना। तो 18 वाले को अगर वो 35 देता है तो आप 10 लिखे हो तो आपको 30 देगा। कोई 25 सब हेडिंग लिखा है उसको 37 दे सकता है। तो पूरा खेल जो नंबर मिलने का है ना, वो सब हेडिंग का ही, वैसे ही नंबर आते हैं। तो अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो हमारा क्योंकि छत्तीसगढ़ जनजातियों वाला राज्य है, तो जनजातियों से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आपके सिलेबस में पूछ सकता है या टॉपिक में पूछ सकता है। तो जनजातियों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको हम लोगों ने 10-12 पेज में डील करने की कोशिश की है। अगर मैं दिखाऊँ आपको कि जनजातियों का लिंगानुपात, प्रति व्यक्ति आय, संरक्षण क्या है, संविधान में क्या है, समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इसी को मैं बोल रहा था। अब चुनौतियां लिख के आप ये सारे सब पॉइंट लिखोगे, दूरस्था, शोषण, ये वो, तो इससे ना नंबर मिलेगा। सशक्त करने के लिए प्रयास क्या हुए हैं, आगे की राह क्या है, तो ऐसे करके जब आप लिखोगे ना तो आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एक तो जनजातियों से संबंधित मुद्दे हैं, फिर महिलाओं से संबंधित मुद्दे, क्योंकि महतारी वंदना भी आया, नारी शक्ति अधिनियम आया जो आरक्षण मिला, सशक्तिकरण की बात हुई, लिंग विभेद होता है, उसके बारे में पूरा हम लोगों ने चर्चा की। नक्सलवाद शुरू में आया था ऐसे, उसके बाद से आ नहीं रहा और अभी घटनाएं हो रही लगातार। तो नक्सलवाद से संबंधित जो भी इसके कारण हैं, इसका इतिहास है, क्यों बढ़ रहा है, सरकार की क्या रणनीति, ऐसे आपको ना अलग अलग डायमेंशन में सोचना है, तो उससे मुद्दे। फिर पर्यटन इसलिए आ सकता है क्योंकि लक्षद्वीप भी चर्चा में था और छत्तीसगढ़ में भी काम हो रहा है, जैसे शक्तिपीठ परियोजना हो गई या राम वन गमन पथ पिछले बार आ गया था, तो पर्यटन स्पेसिफिक आ सकता है। जैविक खेती पे हम लोग खूब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इससे संबंधित भी टॉपिक आ सकते हैं। हसदेव खूब ज़्यादा चर्चा में था, तो हसदेव अरण्य के बारे में हमने लिखा है। नियत नेल्लानार आप लोग पढ़ते कम हो, लेकिन अभी ना ये बहुत खतरनाक परियोजना है जो नक्सलियों को बैकफुट में धकेल रही, तो पूछ सकता है क्योंकि योजना पूछता है हमारे उसमें। फिर कृषि से संबंधित जो अलग अलग मुद्दे हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, जो आपके अलग अलग IMSP बढ़ा। फिर विकसित छत्तीसगढ़ @ 2047 और छत्तीसगढ़ बजट, ज्ञान, 10 स्तंभ, ये सब बजट के ही भाग हैं वो। तो ये सब PDF में हम लोगों ने कंपाइल कर दिया है। और आपको क्या करना है कि हर निबंध में, मतलब तैयारी कैसे करना है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं,
आपको ना एक सिनॉप्सिस बना लेना है। मतलब आप ऊपर लिख दो जैसे कुछ भी, नक्सलवाद, तो नक्सलवाद का अर्थ लिख लो। मतलब आपको क्या क्या लिखना है ऐसे में, आप एक सिनॉप्सिस बना लो कि नक्सलवाद का अर्थ, फिर मैं लिखूँगा नक्सलवाद का विकास, फिर मैं लिखूँगा नक्सलवाद का कारण, फिर मैं लिखूँगा प्रयास। कारण में पहला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐसे करके ना ये एक पेज में रहे आपके सामने, उसको बार बार पढ़ो। वो जो 2 घंटे का गैप भी रहता है ना पेपर 1 और 2 के बीच में, उसमें भी पढ़ो। तो ये पॉइंट अगर आपको याद है ना तो आप अच्छे से लिख पाओगे इसे। अंदर कुछ भी लिख लोगे, मेन पॉइंट होते हैं। तो ये सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए, और कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम 10-12 डायमेंशन तो रखिए ही। एक पॉइंट बनाइए विकास, इसके अंदर 4-5 पॉइंट हो, कारण इसके अंदर 7-8 पॉइंट हो, प्रयास इसके अंदर 7-8 पॉइंट हो, ऐसे करके बना के रखिए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सिनॉप्सिस आप बना के रखेंगे ना तो आपका ऐसे लिखना और आसान हो जाए। इसके अलावा और जो टॉपिक हम लोग को लगा था, एक तो विकसित भारत @2047 है, एक देश एक चुनाव खूब ज़्यादा चर्चा में था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पे क्वेश्चन नहीं आया तो आ सकता है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ये भी आ सकता है, समान नागरिक संहिता ये भी आ सकती है, इसरो अंतरिक्ष उपलब्धियां चंद्रयान ये भी खूब चर्चा में है, और क्लाइमेट चेंज, अभी ये जो हीट वेव आ गई ना इसके कारण ये भी टॉपिक आ सकता है। तो ये पीडीएफ हम लोग पहले डाल दिए थे, दूसरा पीडीएफ भी अभी डाल दिए हैं 1-2 दिन पहले, तो दोनों को आप देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब एक हम सामान्य चर्चा करते हैं कि अच्छा निबंध कैसे हो। जो सामान्य पॉइंट थे वो मैं आपको बताया था पहले, कि एक तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है बहुत बुद्धिमानी से, बाद में दिक्कत ना हो। दूसरा, जितनी ज़्यादा हेडिंग आप बनाओगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, मतलब खूब ज़्यादा हेडिंग बनाइए। अगला, जगह नहीं छोड़ना है। कई लोग क्या करते हैं, आखिरी पेज में यहीं तक लिखते हैं, ये छूट जाता है। वो जगह छोड़ोगे तो सामने वाले को लगेगा कि इससे नहीं बनता, 1-2 नंबर आपका कम हो जाएगा। पूरा पेज भरना है, कहीं पे ऐसा छोड़ना नहीं। भले बड़ी बड़ी फॉन्ट बना दो, ऐसा फ्लो चार्ट बना दो, कुछ भी कर दो, जगह नहीं छोड़ना है। एक ही चीज़ को घसीटना नहीं है, अलग अलग पॉइंट बार बार लिखो। इंट्रोडक्शन अलग से लिखना है, कंक्लूजन अलग से लिखना है। मतलब आप भले इंट्रो करके मत लिखिए, निष्कर्ष करके तो लिख सकते हो, इंट्रो करके मत लिखो, लेकिन दिखे कि ये इंट्रो है, ये आखिरी में कंक्लूजन है। मैप बनाओ जहाँ इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट बनाओ। काफ़ी चौड़ी ये ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से लिखना है, मतलब इस साइड आपको जगह ज़्यादा मिलेगी। एक बार में जो सेलेक्ट कर लिए फिर दोबारा नहीं सोचना है। कई लोग क्या है, आधा लिख के सोचते हैं कि यार वो वाला कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है। एक पेज में कम से कम टारगेट रखिए कि मेरे को 3 हेडिंग डालना है। मैं आपको बोला ना, हेडिंग का खेल है पूरा। अगला, आपको सिनॉप्सिस बनाना है। आपको पीछे रफ वर्क के लिए पेज मिलता है, वहाँ आप पीछे रफ में पहले बना लो कि ये मेरे को लिखना है, और जो याद आता है वो भी लिखते जाओ। दूसरे निबंध का भी कुछ याद आता है वो भी वहीं लिख लो, क्योंकि फिर भूल जाते हैं अपन। अलग अलग डायमेंशन से अपने को सोचना। थोड़ी सी और बात करें तो जो आपके सिलेबस में लिखा है कि कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़ों सहित और समाधान, तो कोई ऐसा समस्या वाला सवाल आया ना तो कारण करके अलग से हेडिंग डालना, वर्तमान स्थिति करके अलग से हेडिंग डालना, आंकड़ों सहित करके, और समाधान करके अलग से हेडिंग डालना। जिनमें ये हेडिंग डल सकती है ना जरूर डालना। 750 शब्दों में करना है। ऐसे का चयन कैसे करना है, सभी ऐसे को आप देख लो, और जो नहीं बनता वो पहले तो एलिमिनेट कर लो। फिर अगर ऐसा है कि 3 ऐसे हैं और आपको 3-4 ऐसे हैं, उसमें से 3 बन रहे हैं, तो फिर पॉइंट देख लो, जिसके ज़्यादा बनते हैं वो बनाओ। और जो फिर एक बार आप सेलेक्ट कर लिए तो फिर भटकना नहीं है। इसके अलावा भटकना टॉपिक से भी नहीं है। निबंध का टॉपिक ना सामने आपका क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, वो सामने रखे रहो। हर 6 लाइन 8 लाइन के बाद वो टॉपिक पढ़ लो। टॉपिक में जो लिखा है ना वहाँ से आप इधर उधर मत भटकना। कभी कभी फ्लो में हम लोग क्या है, भटक जाते हैं। आपका जो व्यू है वो बैलेंस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मतलब ऐसा पॉलिटिकल चीज़ नहीं लिखना है कि ये ऐसा वो वैसा। मतलब हो सकता है आप किसी एक पार्टी को समर्थन करते हैं, चेकर बी पार्टी वाला हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। इंट्रो कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो कोट से चालू कर सकते हो, कहानी से चालू कर सकते हो, उसके इतिहास लिख सकते हो, सरकार की कोई रिपोर्ट लिख सकते हो, न्यूज़ में कुछ आया वो लिख सकते हो, वो टॉपिक पूछा क्यों किया उससे कर सकते हो। एक अच्छा तरीका मेरे को लगता है सवाल पूछ लो, कि जैसे महतारी वंदना, तो महतारी वंदना योजना क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, कब आई, अब उसी का उत्तर दो। और टॉपिक का ही विखंडन कर दो, जो पूछा है कारण, प्रयास, तो उसी को अलग अलग लिख दो। एक पैराडॉक्स से भी कर सकते हैं कि एक तरफ तो भारत में इतनी गरीबी है, दूसरी तरफ बड़े बड़े महल हैं, इस टाइप का विरोधाभास। तो ये सब अलग अलग तरीके शुरू करने के।
एक सवाल एक बच्चा पूछा था कि भैया नाम लिख सकते हैं कि नहीं, तो जनरली लिखा रहता है कि XYZ या ABC ऐसा नाम लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हिंदी में लिखना है तो का खा गा लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। राम श्याम लिखने से अच्छा, वैसे लिख सकते हो, लिखते थे हम लोग भी, लेकिन ये ज़्यादा और सेफ तरीका है। अंदर जो बॉडी होती है उसमें कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक मान लो आगे, अभी से दिमाग में रखो, कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो आप ना पढ़े हो, क्योंकि PSC वैसे भी बहुत सवाल उठ गए हैं, तो वो थोड़ा सा ना कुछ चेंज कर सकते हैं, क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं। तो हम कैसे सोचें किसी टॉपिक के बारे में? एक तो सोच लो जो भी टॉपिक है उसको काल में बांट दो कि प्राचीन काल में क्या था, मध्य काल में क्या था, अभी क्या है, आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी के बाद क्या था। एक मेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से देख लो कि हिस्टोरिकल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, सोशियोलॉजिकल क्या है, फिलोसॉफिकल क्या है, लीगल क्या है, जो जो आपके सिलेबस है ना, टेक्नोलॉजिकल क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है। एक ऐसा सोच लो कि अपना मेरे लेवल पे, मेरे परिवार के लेवल पे, मेरे गांव के लेवल पे, मेरे शहर के लेवल पे, मेरे राज्य के लेवल पे, मेरे देश के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे सोच सकते हो। एक सवाल पूछ सकते हो कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ है, कब है, कैसे है। एक मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हो और एग्जाम्पल यूज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, और एग्जाम्पल यूज़ करना है। कोई मुद्दा है तो उसकी संभावनाएं क्या है, सफलता क्या है, उसमें मुद्दे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। हम लोग जो PDF डालें उसमें ये सब कोशिश किए हैं टॉपिक डालने का। 2 पैरा हैं तो कोशिश करना अगर पैरा में लिखो तो लिंक रहे। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पैरा में ही लिखो, थोड़ा बहुत पैरा में लिखो, पॉइंट वाइज। पूरा पॉइंट मत लिखना, मज़ा नहीं आता, लेकिन पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। कंक्लूज़न में आपको मतलब सार थोड़ा सा देना है, लेकिन बिल्कुल उसी को रिपीट नहीं करना है। एक समाधान आप बता सकते हो। समाधान भी 2 टाइप का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। आपका जो व्यू है वो बैलेंस होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, अच्छा होगा सब। कविता लिख सकते हो, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कुछ नया इनोवेटिव होना चाहिए, लेकिन कुछ नई चीज़ नहीं उठा देना है जो अभी तक आप नहीं बोले, अब अलग चालू कर दिए। और निराशावादी नहीं दिखना है। समाधान एक तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होगा। एक ये वाला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान, मतलब कोई भी चीज़ है उसकी आधारभूत संरचना बनाओ। जैसे स्कूल ही है एजुकेशन के लिए, तो पहले आप स्कूल बनाओगे। दूसरा क्रियान्वयन, मतलब स्कूल बनाया, वहाँ टीचर पहुँचे, बच्चे पहुँचे। और तीसरा एटीट्यूड, मतलब लोगों का एटीट्यूड आए ना कि भाई हम जाएं, पेरेंट्स का एटीट्यूड आए कि हम अपने बच्चों को भेजें, तो वो भी ज़रूरी है। आप टॉयलेट बनवा दिया, अब एटीट्यूड ही नहीं है वहाँ जाने का, तो ये भी चेंज होना ज़रूरी है। एक और ध्यान रखना, आपके पास 180 मिनट हैं, बटे 4 करो, मतलब एक ऐसे के लिए 45 मिनट, तो उतना समय देना है। बहुत ज़्यादा नहीं देना है। कई को मैं देखा, एक को 55 दे देते हैं, दूसरे को भी 55 दे दिया, तो 110 मिनट तो यही हो गया। अब 70 मिनट में 2 ऐसे लिखना है, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। 55, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाषा आपकी फॉर्मल होना चाहिए, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री। भाषा की गरिमा होना चाहिए, व्याकरण अच्छा होना चाहिए। राइटिंग थोड़ा ऐसी लिखना कि समझ में आए, और ऐसे लिखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोशिश करना, अभी तो ये सब मत करना, कोई अच्छा ऐसे मिल जाए ना तो एक बार पढ़ लेना, तो उसको आपको फ़ायदा मिलेगा उसको देख के। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, और आपको मेंस के लिए ऑल द बेस्ट।